स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी। ठीक है, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं टू मेज़र और डिटेक्ट स्मॉल करंट्स। ठीक है, वैसे तो करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर को यूज़ करते हैं, बट अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो तो स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए, फॉर एग्जांपल करंट इज़ इन मिली एम्पियर्स, जब करंट मिली एम्पियर्स में हो तो स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इससे पहले हमने टॉर्क वाला एक्सप्रेशन किया था जिसमें हमने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डेराइव किया था। ठीक है, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in a magnetic field, it experiences a torque. क्लियर? जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क एक्सर्ट करती है जिसके कारण वो रोटेट करती है। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली इसमें क्या है। जब कॉइल में से करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जिसके कारण हमें पता लगेगा कि हमारे सर्किट में से करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल PQRS1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। बेसिकली इसमें होता क्या है, पहले हम क्या करते हैं, एक इसमें सिलेंड्रिकल शेप सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं। ठीक है, इस सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर प्लेस करेंगे लाइक दिस। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, उस कोर को हम नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के अंदर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये फ्रेम है ये हमारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और ये फ्रेम हमारा सर्कुलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हम कोर कैसा ले रहे हैं। अगर हम जो हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया है, अगर हम इसको सर्कुलर ले रहे हैं तो ये हमारा फ्रेम भी सर्कुलर होगा। अगर हमारा जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है ये सिलेंड्रिकल है तो हमारा फ्रेम यहाँ पे रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम लिया है विच इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। नेक्स्ट, जो हमारे पास ये फ्रेम होता है इसके सराउंडिंग वायर, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम बहुत अच्छे से वाउंड कर देते हैं। ठीक है, बाइंडिंग की जाती है उसकी लाइक दिस। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वायर को इस तरह से वाउंड कर लेते हैं इस फ्रेम के सराउंडिंग लाइक दिस। क्लियर? फिर इस वायर को हम अटैच करते हैं। देखो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम एक मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के बाद यहाँ पे हम एक मूवेबल टॉर्शन हेड को अटैच करते हैं। ठीक है, मूवेबल टॉर्शन हेड बेसिकली क्या होता है, मेटालिक पीस होता है काइंड ऑफ, जो रोटेट करता है, रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉर्शन हेड के साथ इसको कंबाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, दिस इज टर्मिनल T1 एंड दिस इज टर्मिनल T2, दिस इज टर्मिनल T2। जो ये हमारी स्ट्रिप है ये किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फर, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। यहाँ पे हमारा टॉर्शन हेड कनेक्टेड होता है जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हमारी वायर होती है इसको हम स्प्रिंग से, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं इसको, बेसिकली हेयर स्प्रिंग से अटैच करते हैं। ठीक है, जो इस तरह से इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्प्रिंग का एक एंड इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है लाइक दिस। फिर हम इसको इनक्लोज कर देते हैं
ताकि कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। क्लियर? देखो अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन? पहला पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल PQRS1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। हमने यहाँ पे क्या किया है? ये वाली PQRS1 कॉइल्स ली हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? कॉपर वायर्स हैं विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ताकि वायर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉइल इज वाउंडेड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम विच मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप। जो कॉइल है, जो ये हमने कॉपर वायर की वाउंड किया, ये किसके ऊपर किया है? ये वाला नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। इट इज नॉन मैग्नेटिक मेटालिक रेक्टेंगुलर फ्रेम। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, coil is suspended from a movable torsion head edge by means of the phosphor bronze strip in uniform magnetic field। फिर हम क्या करेंगे? जो ये कॉइल है इसको सस्पेंड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ए मूवेबल टॉर्जन हेड विच इज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। यहाँ पे हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को ही क्यों यूज किया? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को हम क्यों यूज करते हैं? क्या यूजेस है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई वी यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो इसका आंसर क्या होगा? इट डजंट ऑक्सीडाइज इजीली। हमें पता है ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, ठीक है। इट डजंट ऑक्सीडाइज इजीली। सेकेंड पॉइंट, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। It is very strong. Fourth, it has low torsional constant. And it is non-magnetic in nature. So we use phosphor bronze strip. Clear? Next, in uniform magnetic field produced by two strong cylindrical magnetic pole pieces N and S। यहाँ पे हमारे पास cylindrical pole pieces होते हैं, ठीक है, like this। यहाँ पे हमारे पास है नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है साउथ पोल। अब यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पीसेस को क्यों कनेक्ट किया? आपको याद होगा हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन में टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? सिलेंड्रिकल और कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे रेडियल फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव या फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ हेयर स्प्रिंग S डैश। जो इस कॉइल का लोअर एंड है, देखो अपर एंड तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये टॉर्जनल हेड के साथ कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। जो इस कॉइल का लोअर एंड होता है ये हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्प्रिंग को हम क्या लिख रहे हैं? S डैश। अब यहाँ पे हेयर स्प्रिंग क्यों यूज करते हैं हम? यूजेस ऑफ हेयर स्प्रिंग S डैश। पहला यूज क्या है? इट प्रोवाइड्स पैसेज ऑफ करंट फॉर द कॉइल PQRS1। क्लियर? जो हमारे पास ये कॉइल है PQRS1, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेट कर लो, करंट को हम इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। जो यहाँ पे हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स पैसेज ऑफ करंट फॉर द कॉइल PQRS1। सेकेंड इसकी एडवांटेज क्या है? इट कीप्स
द कॉइल इन पोजीशन, इट कीप्स द कॉइल इन पोजीशन, कॉइल को अपनी पोजीशन में मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, it generates the restoring torque, the restoring torque on the twisted coil, on the twisted coil। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है। देखो, जब कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है, इधर ध्यान दो, जब ये वाली कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे आप कंसिडर कर लो ये कॉइल है, ठीक है, आप इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हो, एक पॉइंट ऐसे आएगा जब ये फर्दर रोटेट होना बंद हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करोगे, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कॉइल को हमने रोटेट करवाया ऐसे ही, इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया, जैसे ही हम अपने फोर्स को रिमूव करेंगे, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगी। क्लियर? दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, इट जनरेट्स द रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन द ट्विस्टेड कॉइल, दिस इज द फंक्शन ऑफ हेयर स्प्रिंग एस डैश। नेक्स्ट पॉइंट, अदर एंड इज कनेक्टेड टू दी टर्मिनल T2, जो यहाँ पे हेयर स्प्रिंग है, इसका एक एंड तो कॉइल के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड टर्मिनल T2 के साथ कनेक्टेड है, लाइक दिस। नेक्स्ट, L इज सॉफ्ट आयरन कोर विच मे बी सर्कुलर और सिलेंड्रिकल। जो L है ये क्या हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सर्कुलर भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। अगर सॉफ्ट आयरन कोर हम सर्कुलर ले रहे हैं तो फ्रेम भी हम सर्कुलर लेंगे, अगर सॉफ्ट आयरन कोर हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, तो फ्रेम हमारा रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है। इस सॉफ्ट आयरन कोर को रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि जब कॉइल रोटेट करे तो कॉइल ना तो पोल पीसीस, जो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक पोल्स अटैच किए हैं, ना तो कॉइल पोल पीसीस के साथ अटैच करती है और ना ही सॉफ्ट आयरन कोर को टच करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, मान लो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल के अंदर हमने इस तरह से एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर कॉइल है और ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है। जब कॉइल रोटेट करेगी तो ये इस तरह से रोटेट करेगी कि इसको टच नहीं करेगी, ठीक है, इस तरह से रोटेशन होगी कि इसको टच नहीं करेगी, इस तरह से, और ना ही ये पोल पीसीस को टच करेगी। नेक्स्ट, M इज दी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये जब कॉइल डिफ्लेक्ट करे गैल्वेनोमीटर की तो उसकी डिफ्लेक्शन को हम ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट, होल अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड इन अ नॉन मेटालिक केस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। फिर जो हमारे पास ये पूरा अरेंजमेंट था, इसको हमने नॉन मेटालिक फ्रेम के अंदर इनक्लोज कर दिया ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटालिक फ्रेम है। टॉर्जन हेड इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1, जो टॉर्जन हेड है इसको हम टर्मिनल T1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कनेक्टेड टू सर्किट थ्रू टर्मिनल्स T1 एंड T2। क्लियर? दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या स्टडी किया। बहुत ही सिंपल है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। सॉफ्ट आयरन कोर हम क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं। फिर इस सॉफ्ट आयरन कोर को हमने एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस फ्रेम के ऊपर हम क्या करेंगे, कॉपर वायर को वाउंड करेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर वायर को वाउंड कर दिया, लाइक दिस। फिर यहाँ पे हमारे पास जो कॉइल बन रही है, ठीक है, इस कॉइल का एक एंड हम टॉर्जन हेड के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, मूवेबल टॉर्जन हेड है जो कॉइल को रोटेट करने में हेल्प करेगा।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को यूज़ कर रहे हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, नॉन मैग्नेटिक होती है, जिसके कारण ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। इट हैज़ लो टॉर्जन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो कॉइल का सेकंड एंड था, देखो कॉइल का अपर वाला एंड तो टॉर्जनल हेड के साथ कनेक्ट कर दिया, जो कॉइल का लोअर एंड है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हेयर स्प्रिंग यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये करंट को कॉइल में से पास करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे कॉनकेव शेप में मैग्नेटिक पोल्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर हम क्या करें, जो ये हमारा पूरा सर्किट है, जो पूरा हमारा अरेंजमेंट है, इसको हम नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर इनक्लोज करें ताकि कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। और यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर अटैच किया हुआ है टू ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आई होप अब आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, इट्स वर्किंग। बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, जब हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल गेट्स इंक्रीजेस, टॉर्क इंक्रीज करेगा जिसके कारण क्या है, कॉइल रोटेट करेगी। जब कॉइल रोटेट करेगी तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। यही तो हमारा फंक्शन है, हमें करंट मेजर करना है। तो करंट मेजर कब कर सकते हैं, जब गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा, हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं यूजिंग गैल्वेनोमीटर। क्लियर। बट आपको याद रखना है, गैल्वेनोमीटर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ करंट। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए फिर हम एमीटर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स यूज़ करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉइल को प्लेस कर दिया। कॉइल का हम टॉप व्यू देख रहे हैं, देखो कॉइल हमारी इस तरह से है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। बट जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो हमें इस तरह से सर्कुलर शेप दिखाई देगी, ठीक है। हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉनकेव शेप्ड पोल्स यूज़ कर लिए, दिस इज़ नॉर्थ पोल, दिस इज़ साउथ पोल। और यहाँ पे हमने कॉइल को प्लेस किया। जब हम यहाँ पे कॉइल को प्लेस करेंगे, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है हमारे पास। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये तो आपको पता ही होगा। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करेगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उन्हें अट्रैक्ट करेगा, उन्हें अट्रैक्ट करेगा। और वो फील्ड लाइंस इस तरह से पास करेंगी लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो हम कह सकते हैं एट ऑल पोजीशंस, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं एट ऑल पोजीशंस, at all positions the plane of coil remains parallel to magnetic field, clear। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है, बेसिकली at all positions the plane of coil remains parallel to magnetic field B। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया, इस कॉइल में से करंट को पास करवाया है, ठीक है, जिसके कारण क्या टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है। कंसीडर कर लो ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS1।
इस कॉइल को पहले हमने ऐसे प्लेस किया हुआ था। जब इस कॉइल में से करंट पास होगा इस तरह से, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क के कारण ये कॉइल देखो इस तरह से रोटेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो यहाँ पे ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, देखो जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रोटेट करना, देखो ये वायर में क्या है, ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रिंग में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ये फर्दर रोटेट करना बंद कर देगी। अभी तो देखो ये ऐसे रोटेट कर रही है, धीरे 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 ये रोटेट करना बंद हो जाएगी, क्योंकि वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही अब यहाँ पे हम फोर्स को रिमूव करेंगे, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को इस तरह से रीगेन कर लेगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो तरह के टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। पहला अप्लाई टॉर्क, जिसके कारण ये रोटेट कर रही है, और दूसरा रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसके कारण ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों टॉर्क्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल ए, ठीक है, हर एक कॉइल के एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल ए। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल बी। आई करंट पासिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, पी क्यू आर एस वन। नेक्स्ट, let alpha be the angle which normal on the plane of coil makes with the magnetic field। अब इसको समझो, अल्फा हमारा कितना होगा, अल्फा क्या है, इट इज द एंगल विच नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल, नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर ध्यान दो, मान लो हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, हमने अभी क्या कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस कर रहे हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एट ऑल पोजीशंस द प्लेन ऑफ कॉइल रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल का प्लेन होता है, इट ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब अल्फा हमारा क्या है, ध्यान से समझो, अल्फा इज द एंगल विच नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाला ध्यान दो बेटे, इधर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर हमने कॉइल को प्लेस कर दिया, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, हमने कॉइल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो प्लेन ऑफ कॉइल है, ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। इस कॉइल का एरिया वेक्टर, अगर हम इस कॉइल को देखो इस तरह से प्लेस कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे ले रहे हैं तो इट इज लाइक दिस। इट मीन्स जो एरिया वेक्टर है नॉर्मल है, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होगा, इट इज 90 डिग्री। आप समझ गए होंगे यहाँ पे अल्फा हमें कितना लेना है, 90, बिकॉज अल्फा हमारा क्या है, इट इज द एंगल विच नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। इट मीन्स अल्फा हमारा क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है। टॉर्क अप्लाइड क्या होगा, टॉर्क अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इट इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है, NIAB साइन, यहाँ पे एंगल हम कितना ले रहे हैं, अल्फा, इट इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। अब हमें पता है कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो उसके अंदर, वायर के अंदर क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। अब वो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल होगा, इफ वी टॉक अबाउट द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS1, लेट करो, लेट थीटा इज द ट्विस्ट, लेट थीटा इज द ट्विस्ट produced in phosphor bronze strip, in phosphor bronze strip due to rotation of coil, due to
रोटेशन ऑफ कॉइल, ट्विस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय थीटा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल एंड के बी द restoring torque and K be the restoring torque per unit twist अब इधर समझो ये क्या है, हमने क्या कहा कि लेट थीटा इज द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। जब हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, उस ट्विस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो अगर 1 डिग्री ट्विस्ट है हमारा, अगर ट्विस्ट हमारा क्या है 1 डिग्री है, तो उस टाइम पे रीस्टोरिंग टॉर्क, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, के बी द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रीस्टोरिंग टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 2 डिग्री ट्विस्ट है तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, 2k होगा। 3 डिग्री ट्विस्ट है तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, 3k होगा। ठीक है, अगर हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, ट्विस्ट को हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, तो रीस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल होगा, के थीटा के इक्वल होगा। क्लियर, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्ट इज इक्वल टू के थीटा। अब हमारे पास 2 तरह के टॉर्क आ गए, टॉर्क अप्लाइड जिसके कारण क्या है, डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, इसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉर्क्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम यहाँ पे कह सकते हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कॉइल, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कॉइल, ये दोनों टॉर्क्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। वी कैन से दैट टॉर्क अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या आप इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, इट इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क हमारे पास क्या है, इट इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा, इट इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। और रीस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू के थीटा। We can say that from this current I किसके इक्वल होगा, I is equal to K थीटा बाय NAB साइन अल्फा। ठीक है, करंट किसके इक्वल होगा, K थीटा अपॉन NAB साइन अल्फा। K क्या है, यहाँ पे K रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, पर यूनिट ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A एरिया ऑफ द कॉइल, B मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सारी टर्म्स क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बाय साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बाय साइन अल्फा। अब यहाँ से देखो, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा अल्फा चेंज होगा। अल्फा है क्या, अल्फा इज द एंगल विच नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी, ठीक है, अल्फा क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा यूज़ करना चाहते हैं कि करंट साइन अल्फा पे डिपेंड ना करे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हेयर। इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं ताकि करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टर्म। अब आप समझ गए होंगे कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को क्यों यूज़ करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इट बिकम्स 90 एंड वी नो दैट साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब नाउ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस टर्म साइन अल्फा। क्लियर, हमारे पास करंट की क्या इक्वेशन बन रही है, I इज इक्वल टू के थीटा अपॉन NAB। These all terms are constant, so we can say that K by NAB, ठीक है, K by NAB is equal to capital G. It is a constant for galvanometer. It is a constant for galvanometer.
फॉर गैल्वेनोमीटर, where G is known as galvanometer constant। G को हम क्या बोलते हैं? galvanometer constant। It means current is directly proportional to theta। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? डिफ्लेक्शन। ठीक है, we can say that the deflection produced in galvanometer, the deflection produced in galvanometer is directly proportional to current flowing through the galvanometer, क्लियर? जितना ज़्यादा करंट पास करेगा गैल्वेनोमीटर उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर। मीटर को यूज़ करते हैं। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बहुत ही सिंपल है, एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। उस कोर को हम नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के अंडर प्लेस करते हैं। उस फ्रेम के ऊपर हम कॉइल को, वायर को अच्छे से वाउंड कर देते हैं। ठीक है, कॉइल फॉर्म हो जाती है हमारे पास। उस कॉइल का एक एंड हम टॉर्शनल हेड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा हेड हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके लिए कॉन्केव शेड मैग्नेटिक पोल्स को कनेक्ट करते हैं। फिर इस पूरे अरेंजमेंट को हम नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर इनक्लोज कर देते हैं ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। फिर वर्किंग में क्या था? जब इस कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंडर प्लेस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसके कारण ये कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, वो टॉर्क हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? NIAB साइन अल्फा। अल्फा हम एंगल ले रहे हैं बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल, बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड V। फिर उसके बाद हमें पता है जैसे जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस वायर के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगी। जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, ठीक है, पर यूनिट ट्विस्ट हम ले रहे हैं थीटा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? K थीटा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों टॉर्क्स एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट मीन्स NIAB साइन अल्फा इज इक्वल टू K थीटा। यहाँ से करंट किसके प्रोपोर्शनल आएगा? थीटा बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण अल्फा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा और साइन 90 बिकम्स 1। इट मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको एक एक टर्म एक्सप्लेन करने की, बहुत डिटेल में समझाने की, ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। नेक्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in galvanometer when a unit current flows through it। करंट सेंसिटिविटी को हम IS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन हमारे पास है थीटा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। इट मीन्स करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट का फॉर्मूला हमारे पास आया था I इज इक्वल टू K थीटा अपॉन NBA इन केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हम करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। इट बिकम्स इक्वल टू थीटा बाय K थीटा अपॉन NBA। थीटा से थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी बिकम्स इक्वल टू NBA बाय K। इट इज इक्वल टू NBA बाय K। इट मीन्स करंट सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड B, by increasing area of each turn of the coil and by decreasing K। ठीक है, K को डिक्रीज करके हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं।
के को डिक्रीज हम कब करेंगे, कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, बाय यूजिंग फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। क्लियर। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ इट हैज लो टॉर्जनल कांस्टेंट, इट इज नॉन मैग्नेटिक, तो यहाँ पे हम के को डिक्रीज कर सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी के यूनिट्स हमारे पास होंगे रेडियन पर एम्पियर, ठीक है। थीटा बाय आई है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट्स एसआई यूनिट्स आर रेडियन पर एम्पियर। Next is voltage sensitivity. It is defined as the deflection produced in galvanometer when a unit voltage is applied across two terminals of the galvanometer. Voltage sensitivity को हम Vs से represent करते हैं. It is simply equal to deflection produced per unit voltage V. Per unit voltage applied, that is V. Now using Ohm's law. वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, विच मीन्स वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई आर। नाउ इन केस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आई इज इक्वल टू के थीटा अपॉन एन बी ए। करंट की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकम्स इक्वल टू थीटा अपॉन के थीटा अपॉन एन बी ए इंटू आर। थीटा से थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, voltage sensitivity becomes equal to NBA by KR, NBA by KR. We can say that we can increase voltage sensitivity by increasing N, that is number of turns of the coil, by increasing magnetic field B, by increasing area of each turn of the coil, by decreasing K, and by decreasing resistance. We can increase voltage sensitivity Vs. Now what are the SI units of voltage sensitivity? It is equal to radian per unit volt, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा बाय वी। ट्विस्ट, थीटा क्या है, ट्विस्ट, इसके यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन। पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट, ठीक है, रेडियन पर वोल्ट। दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए वो लार्ज डिफ्लेक्शन को शो करेगा। इन दैट केस गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव। वी कैन से दैट गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन, if it shows large deflection even when a small current is passed through it, small current is passed through it. We can say that from the theory of galvanometer, current is equal to K theta upon NBA. From this formula, theta becomes equal to NBAI upon K. Deflection in the galvanometer is equal to NBAI by K. We can say that we can increase deflection. Deflection को हम increase कर सकते हैं if NBA by K is large. अगर ये वाली टर्म हमारे पास लार्ज हो जाए तो हम डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन से दैट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, N को नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड B को इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा और K को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। K क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। K को हमें इस केस में डिक्रीज करना होगा। अब N को हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। रीज़न क्या है इसके पीछे, it results in increased resistance of the galvanometer. We know that resistance is directly proportional to length. जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, लेंथ गेट्स इंक्रीज ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स इंक्रीज, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड ऑल्सो मेक्स इट बल्की। इसलिए हम एक सर्टेन लिमिट तक ही एन को इंक्रीज कर सकते हैं, बियॉन्ड दैट लिमिट वी कैन नॉट इंक्रीज एन। अगर हम उस लिमिट से बाहर
एन को इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बी कैन बी इंक्रीज्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट्स, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम होर्सशू मैग्नेट्स या फिर यू शेप्ड मैग्नेट, कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। जो एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ कॉइल, उसको हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज increase in area beyond a certain limit will make galvanometer bulky and unmanageable. Last, the value of K can be decreased. K को हम decrease कर सकते हैं because K depends on the nature of material used as the suspension strip. जो ये वाली strip है हमारी, इसको क्या बोलते हैं हम? Suspension strip. The value of K is small for quartz or phosphor bronze strip. टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू लेस होती है फॉर दी फॉस्फर ब्रॉन्ज एंड क्वार्ट्ज स्ट्रिप, इसलिए हम यहाँ पे के की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने गैल्वेनोमीटर को हाईली सेंसिटिव बना सकते हैं। Important note point is, in moving coil galvanometer, the coil is wound over the metallic frame in order to make galvanometer dead beat. Dead beat का मतलब क्या है? On passing current, the galvanometer shows a steady deflection without any oscillation. मान लो ये हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर का स्केल है, ठीक है, लाइक दिस। आप लैब्स में देखोगे गैल्वेनोमीटर्स इसके ऊपर इस तरह का स्केल बना होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की नीडल होती है, ठीक है। जब करंट पास नहीं हो रहा होता तो वो जीरो, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही होती है। जब करंट पास होता है तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। नाउ डेड बीट गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है? जैसे ही सर्किट में से करंट पास करेगा, गैल्वेनोमीटर कंसिडर कर लो, ये गैल्वेनोमीटर नीडल है, ठीक है। इट शोज स्टडी डिफ्लेक्शन, इस तरह से स्टडी डिफ्लेक्शन शो करेगी विदाउट एनी ऑसिलेशन, मतलब इस तरह से ये ऑसिलेट किए बिना स्टडी डिफ्लेक्शन। देखो जैसे अभी ये नल डिफ्लेक्शन पे, जीरो डिफ्लेक्शन पे है, जैसे ही करंट पास किया इसने इंस्टेंटली इस तरह से डिफ्लेक्शन को शो किया, ठीक है। स्टडी डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ये इस तरह से ऑसिलेट नहीं कर रही, इस तरह से ऑसिलेट करके फिर ये इस तरह से स्टडी ऑसिलेशन को शो, स्टडी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करती, ठीक है। इसे बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इज, वी में इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी विदाउट इंक्रीजिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये कैसे पॉसिबल है? देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास NBA/K। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA/KR। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर दें, ठीक है, अगर हम n को डबल कर दें, 2n कर दें, करंट इंक्रीज कर जाएगा, करंट सेंसिटिविटी गेट्स इंक्रीज्ड। जब आप n को डबल करोगे तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि मैम जब हम n को डबल कर रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, बट साथ साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तो इंक्रीज हो रही है। आप कह रहे हो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट साथ साथ हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को भी डबल कर देंगे। जब रेजिस्टेंस डबल होगा उस केस में, इधर ध्यान दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में नंबर ऑफ टर्न्स को हमने डबल किया, फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस को भी साथ के साथ डबल कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी क्या आ जाएगी, सेम रहेगी, NBA/KR। तो इस तरह से बाय डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड बाय डबलिंग द रेजिस्टेंस हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। शंट है क्या? शंट बेसिकली एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। शंट इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी डैमेज।
अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, ठीक है, हमें पता है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच कैन मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज़ करंट विच इज़ इन मिली एम्पियर, उसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर सकता है, मेज़र कर सकता है, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए, लार्ज हो जाए, तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर को डैमेज से बचाने के लिए हम शंट को कनेक्ट करते हैं। या फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब भी हम शंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शंट है क्या। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ साथ हम इसको एमीटर के साथ भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर, इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर, it protects the galvanometer or ammeter from strong current, from strong current, क्लियर। एमीटर को और गैल्वेनोमीटर को ये स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और इसे हम गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जी, हमने क्या किया, इसके पैरेलल में शंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट आई को फ्लो करवा रहे हैं। अब ये करंट जो आई है इसकी वैल्यू लार्ज है, ठीक है, इट इज़ इन एम्पियर्स। देन अगर इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में से पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। गैल्वेनोमीटर को डैमेज से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस इज शंट रेजिस्टेंस एस। लेट टोटल करंट हमने आई सेंड किया, यहाँ से गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई जी, ठीक है। आपको ध्यान होगा आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम करंट आई जी। यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है, लेट कर लो आई एस, ठीक है। आई एस इज द करंट पासिंग थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास आई एस होगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट, देखो इधर से आई जी आ रहा है, इधर से आई एस, टोटल क्या हो जाएगा, आई जी प्लस आई एस, दैट इज इक्वल टू आई। इस टर्मिनल को हम नेम दे देते हैं, दिस इज टर्मिनल बी। अब शंट को यहाँ पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या एडवांटेज होगा, जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, देखो मान लो हमारे पास है 100 एम्पियर ऑफ करंट है, ठीक है, 100 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज 5 एम्पियर, ठीक है, दैट इज 5 एम्पियर ले लिया हमने, तो बाकी का जो रिमेनिंग होगा दैट इज 95 एम्पियर। 95 एम्पियर कहाँ से पास करेगा, इट पासेस थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस एस एंड द गैल्वेनोमीटर शोज इट्स ऑन डिफ्लेक्शन, क्लियर। गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, बाकी का जो मेजर अमाउंट ऑफ करंट होगा वो शंट रेजिस्टेंस में से पास करेगा, क्लियर। अब आप समझ गए होंगे कि हम शंट को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट कर लो यहाँ पे आई क्या है हमारे पास, टोटल करंट, आई इज द टोटल करंट in the circuit, total current in the circuit। G, कैपिटल G हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। S रेजिस्टेंस ऑफ शंट, S क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट जो हमने पैरेलल में कंबाइन किया है विद गैल्वेनोमीटर। आई जी एंड आई एस, आई जी और आई एस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड शंट, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड
शंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब हमें पता है टोटल करंट सर्किट में हम कितना ले रहे हैं, आई। आई किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आई एस प्लस आई जी। वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू आई एस प्लस आई जी, वेयर आई एस इज द करंट पासिंग थ्रू द शंट and Ig is the current passing through the galvanometer. From this, the value of current which passes through the shunt is equal to I minus Ig. It is equal to I minus Ig. Now using Ohm's law, according to Ohm's law, देखो अगर हम यहाँ पे Ohm's law अप्लाई करें, ठीक है, बिटवीन दी पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन दी टर्मिनल्स ए एंड बी, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी करता है बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस शंट is equal to the value of potential across this galvanometer because both are connected in parallel combination. So we can say that what is the value of potential across this shunt, shunt के across potential की value क्या होगी, using Ohm's law it is equal to Is into S। देखो यही होगी, Is is the current passing through the shunt and S is the resistance of this shunt। Clear। Now what is the value of potential of this galvanometer, ठीक है, across this points A and B along this path, इसके across using Ohm's law पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, Ig into G। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, IR। Ig is the current flowing through the galvanometer, capital G is the resistance of the galvanometer। We can say that because shunt and galvanometer are connected in parallel combination, so we can say that potential remains same across these two shunt and galvanometer। ठीक है, we can say that Ig into G is equal to Is into S। now Ig into G is equal to Is हमारे पास किसके इक्वल है, it is equal to I minus Ig into S, I minus Ig into S। from this we can say that what is the amount of current passing through the galvanometer, galvanometer में से कितना करंट पास हो रहा है, इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, Ig इंटू जी इज इक्वल टू Is माइनस IgS। ये वाली टर्म इधर ले आएंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव। वी कैन से दैट Ig इंटू जी प्लस Ig इंटू S इज इक्वल टू Is। Ig यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, G प्लस S इज इक्वल टू Is एंड द Ig इज इक्वल टू Is अपॉन G प्लस S। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द galvanometer G। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस शंट S, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, वैल्यू ऑफ Is। Is क्या है, करंट पासिंग थ्रू दी शंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन टोटल करंट की इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज Is प्लस Ig। फ्रॉम दिस इक्वेशन Is बिकम्स इक्वल टू I माइनस Ig, I माइनस Ig। यहाँ पे Ig की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, हमारे पास क्या है, Is इज इक्वल टू I माइनस Ig, क्या है, Is अपॉन G प्लस S। I को कॉमन ले लेंगे, Is becomes equal to I into G plus S minus S upon G plus S। S से S कैंसिल हो जाएगा। We can say that Is is equal to I into G by G plus S। This is the value of current passing through the shunt। Clear? दिस इज ऑल अबाउट द शंट। बेसिकली अगर दोबारा से रिवाइज करें तो शंट क्या है, इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करवाएंगे तो जो उस करंट का मेजर पार्ट होगा वो शंट के थ्रू पास करेगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज होने से बच जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द शंट। सो वी कैन राइट हियर दैट व्हाट अबाउट द यूजेस ऑफ शंट। यूजेस ऑफ शंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सो इसको बहुत अच्छे से
समझ लो, ठीक है। शंट क्या होता है? इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट galvanometer and ammeter from strong current. It is used for converting galvanometer into ammeter. Third, it may be used for increasing range of ammeter, एमीटर की रेंज को इंक्रीज करने के लिए भी हम शंट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहले हम करें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर होता क्या है? एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एमीटर को हम लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट इन एम्पियर्स, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। एमीटर को अगर आपको ध्यान होगा हम सर्किट डायग्राम्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं G, ठीक है। फिर हम क्या करें? गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस S whose resistance is very less. This is A terminal, this is B terminal. Let total current हम कितना फ्लो करवा रहे हैं? I. टोटल करंट कितना है हमारे पास? I. गैल्वेनोमीटर में से कितना फ्लो करेगा? IG. बाकी का जो रिमेनिंग करंट होगा वो कहाँ से फ्लो करेगा? इट पासेस थ्रू दी शंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना करंट है? I माइनस IG। यहाँ पे हमारे पास कितना करंट हो जाएगा? I माइनस IG। क्लियर? पूरे सर्किट में अगेन यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I माइनस IG, दोनों को ऐड कर देंगे। I माइनस IG प्लस IG, टोटल करंट अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? I। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। लेट कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लेट कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। Now using Ohm's law, we can write here that according to Ohm's law, this shunt S and this galvanometer G both are connected in parallel combination with each other. So we can say that potential remains same, ठीक है, across A and B। हम ऐसे ले across A and B या फिर हम ऐसे ले, दोनों के across potential क्या रहेगा? सेम रहेगा। What is the value of potential across this shunt resistance S? It is equal to I minus IG into S। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? IR, where I minus IG is the current passing through the shunt S and S is the resistance of shunt। Clear? We can say that I minus IG into S is equal to, what is the value of potential across this galvanometer? It is Ig into G. It is Ig into G. We can say that the value of shunt from this equation is equal to Ig into G upon I minus Ig। ठीक है, जब हम इतने अमाउंट का शंट यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो डिक्रीज कर जाएगी और गैल्वेनोमीटर में से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। पहले गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो कर रहा था? IG। जब गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया है तो अब कितना करंट पास करेगा? I। क्लियर? Now we can say that galvanometer is working like an ammeter।
Now what is the effective resistance? Effective resistance ऑफ द एमीटर, यहाँ पे हम एमीटर बोल सकते हैं या फिर इसको हम शंटेड गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं, और शंटेड गैल्वेनोमीटर और शंटेड गैल्वेनोमीटर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, 1/RP इज इक्वल टू 1/S प्लस 1/G, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। From this we can say that RP is equal to GS by G plus S. Clear? We can say that the combined resistance is very low, जिसके कारण क्या है, गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें, फॉर आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आइडियल एमीटर इज 0। अगर यहाँ पे एमीटर की, देखो कोई भी आप सर्किट ले रहे हो, ठीक है, उस सर्किट में आप एमीटर को कनेक्ट कर रहे हो, अगर एमीटर की रेजिस्टेंस 0 नहीं होगी तो ये क्या करेगी, सर्किट की रेजिस्टेंस को इफेक्ट करेगी, जिसके कारण सर्किट में से जो करंट पास कर रहा है इट ऑल्सो गेट्स इफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर ले लिया जिसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 6 ओम। इसके साथ हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी विच इज़ ऑफ 15 वोल्ट, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट हमें कितना गिवन है, देखो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, इट इज इक्वल टू 15/6, इट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। करंट हमें कितना गिवन है, 2.5 एम्पियर। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस एमीटर को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस एमीटर को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। नाउ कंसीडर कर लो एमीटर की रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। एमीटर की रेजिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे 2 ओम गिवन है, ठीक है। एमीटर की रेजिस्टेंस हमें 2 ओम गिवन है। इस केस में करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो करंट अब क्या होगा, V/R, पोटेंशियल कितना है 15, R अब क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, 6 + 2 becomes 8, ठीक है। करंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम एमीटर की जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको बहुत लेस कंसीडर करते हैं, और अगर आइडियल एमीटर की बात करें तो उसकी रेजिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेटली 0 ही कंसीडर करते हैं, ताकि वो हमारे सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को इफेक्ट ना करे और ना ही जो सर्किट में से करंट पास हो रहा है उसको इफेक्ट करे। क्लियर? नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर होता है क्या है, इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल। We can say that it is a high resistance galvanometer. It is used to measure potential difference between 2 points of a circuit in volt. Clear? आपको ध्यान होगा वोल्ट मीटर को हम सर्किट डायग्राम्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास कंसीडर कर लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जी, इसके साथ सीरीज में हमने हाई रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। दीज आर द 2 टर्मिनल्स A एंड B। लेट गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, IG करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वट इज़ द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B, A एंड B के अक्रॉस पोटेंशियल हम कितना ले रहे हैं, V, लाइक दिस। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जब हम कैपिटल रेजिस्टेंस R दैट इज हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, देन व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस
ऑफ द सर्किट किसके इक्वल हो जाएगी, इट इज इक्वल टू जी प्लस आर। सीरीज में हम दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स जी प्लस आर। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वी कैन से व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, इट इज V, it is equal to Ig into G plus R. From this we can calculate the value of this resistance R. It is equal to V upon Ig is equal to G plus R. From this R becomes equal to V by Ig minus G. This is the value of resistance which is connected in series with the galvanometer to convert it into voltmeter। ठीक है, इस केस में galvanometer voltmeter का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस टाइम पे हमारे पूरे सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव resistance of converted galvanometer into voltmeter। इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे किसके इक्वल होगी, R इज इक्वल टू G प्लस R। ठीक है, सीरीज में है तो हम इसको RS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, RS इज इक्वल टू G प्लस R। ठीक है, अगर हम आइडियल वोल्टमीटर की बात करें, फॉर आइडियल वोल्टमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज वेरी हाई, इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, इट इज इनफाइनाइट। कंसीडर करो हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है G। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में से हम करंट पास करवा रहे हैं IG, इसके साथ सीरीज में हमने रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B। अगर हम यहाँ पे लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, ठीक है, अगर हम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करें अगर इसकी वैल्यू लेस हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, I हमारा कितना होगा IG इनटू रेजिस्टेंस क्या होगी R। ठीक है, रेजिस्टेंस हम कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे R ले रहे हैं। IG की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हमें पता है IG की वैल्यू इज़ वेरी लेस। लेट कर लो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज़ 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर इनटू दिस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने ले लिया यहाँ पे 2 ओम, इट बिकम्स इक्वल टू 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 2 विच बिकम्स इक्वल टू 20 into 10 raised to power -3 volt, which means 20 by 1000 which is equal to 0.02 volt। बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को ये कैलकुलेट कर पा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने इस केस में रेजिस्टेंस को ले लिया 20 ओम, पहले 2 ओम लिया था, अब हमने रेजिस्टेंस को 20 ओम ले लिया, करंट सेम लिया 10 मिली एम्पियर। अब सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स इक्वल टू 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 विच बिकम्स इक्वल टू 200 अपॉन 1000, इट इज़ इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो जैसे जैसे देखो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर कंसिडर कर लो रेजिस्टेंस इस केस में हम ले लेते हैं, करंट की वैल्यू को हम सेम रख रहे हैं 10 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस हमने 200 ओम ले लिया, तो अब कितनी पोटेंशियल हो जाएगी, इट बिकम्स इक्वल टू 2000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 विच बिकम्स इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इट इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? सो अब हमने क्या स्टडी किया, अगर गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम शंट को, दैट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, शंट को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। क्लियर?